रायसीना आइडियाज़ पॉड में स्वागत है आपका। मैं हूं नगमा और मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी। रायसीना 2023 जो इसका शीर्षक रहा इस बार वो लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस। मतलब क्या है इसका? रायसीना 2023 में किस तरह की चर्चाएं हुई, क्या संभावनाएं निकली यहाँ से और इससे आगे का क्या रास्ता समझ में आता है। शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगी मिस्टर जोशी के ये जो नाम है लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, जाहिर है कि एक ऐसे समय की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर दुनिया में जो दरारें हैं देशों के बीच में वो बहुत बढ़ी हुई हैं और काफ़ी उथल पुथल है, आक्रमण तमाम तरफ देखा जा रहा है। तो इसका शीर्षक बहुत ही एप्ट है, बहुत मौजूद है। तो इसका क्या समझें हम इससे? जिस प्रकार की दुनिया में आज हम प्रवेश कर चुके हैं, देखिए रायसीना का प्रयास रहा है, रायसीना डायलॉग का, कि वो प्रतिबिंबित करे, एक झलक दिखाए, दुनिया को अपना चेहरा दिखाए कि हम कहाँ हैं और इसके आगे कहाँ जा रहे हैं। तो इस वर्ष का रायसीना डायलॉग सबसे पहले शुरू होता है उकसावा। आप दुनिया भर में शक्तियाँ आपस में एक दूसरे को उकसा रही हैं, कहाँ जाएंगी, किस तरफ जाना चाह रही हैं, उनको शायद खुद नहीं मालूम, और बहुत बड़ा उकसावे का माहौल है जिससे दुनिया भर में अनिश्चितता, जो दूसरा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, अनिश्चितता बन रही है हर एक के दिमाग में, देशों के दिमाग में, छोटे बड़े देशों के दिमाग में। और इस सब के चलते एक जो माहौल बन चुका है, एक तरह का बखेड़ा दुनिया में बढ़ता जा रहा है। बखेड़ा खड़े होकर के दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी तूफ़ान की तरफ, अज्ञात तूफ़ान की तरफ, जो भय है एक तूफ़ान का, वो आगे हमको दिख रहा है। तो ऐसे में क्या कोई प्रकाश स्तंभ है? कौन ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं या हैं भी कि नहीं हैं जो इस तूफ़ान से हमारी नैया पार लगा सकते हैं कि नहीं? तो ये थीम थी इस पूरे रायसीना की। और इसमें अगर आप जाएं, जो छोटी मोटी थीम्स हैं जो हम लेना चाह रहे थे, इसके जो टुकड़ों पर अगर जाएं, तो एक तो वही नए नए प्रकार के बलवे हो रहे हैं। नए नए प्रकार के मतलब आपका डिजिटल दुनिया में बलवा हो रहा है, फिनांस की दुनिया में बलवा हो रहा है, क्योंकि कहीं और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। जिस प्रकार के युद्ध आज लड़े जा रहे हैं, टोटल वॉर है जी। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रही है। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डेटा फ्लोज हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, और कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ फ़ोटो तक खिंचवाने को तैयार नहीं है, तो ऐसी दुनिया में क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो सकते हैं? आखिर अगर दुनिया आगे चलानी है, दुनिया की समस्याओं का आगे समाधान करना है, तो वो क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे जो इस दुनिया की नैया पार लगा सकते हैं? तो इसी बारे में चर्चाएं, एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से रायसीना के बारे में है और जो हम करने का प्रयास करते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम हर प्रकार के व्यक्ति को आवाज़ देते हैं। चाहे आपको उसकी बात पसंद आए या ना आए, पर आपको सुननी पड़ेगी। तर्क का उत्तर तर्क से दीजिए, झगड़ के मत दीजिए। तो यही हमारा प्रयास रहता है। और मेरे ख्याल से इस साल रायसीना में भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, हमने प्रयास किया कि ऐसे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर सके जो कि कम से कम अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दूर बैठ कर के एक दूसरे की बात सुन तो लें। और कितना सफल हुआ, चूँकि अब हम लोग ये देख रहे हैं कि रायसीना रैप अप, ये 2-3 दिन का जो रायसीना डायलॉग का सेशन था वो अपने आखिरी चरण पे है। ज़्यादातर बातचीत जो है वो हो चुकी है। आपने जो कहा कि ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, वो कितना मुश्किल भी था, बड़ी चुनौती थी। एक ऐसे समय में जब भारत ने अध्यक्षता भी संभाली है G20 की, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हो रही है दुनिया में, लेकिन दरारें बढ़ी हैं। यहाँ पे रूस की मौजूदगी, अमेरिका की मौजूदगी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे थीं। तो कितना आसान या कितना मुश्किल ये बातचीत आपको लग रहा है कि कुछ आगे रास्ता निकल रहा है, लोगों ने एक दूसरे की बात सुनी है, कहीं कुछ संभावनाएं दिख रही हैं इस बातचीत से? संभावनाएं तो आगे दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर जो मेरे ख्याल में हुआ है, जैसा मैं कह रहा था कि नए नए प्रकार के बलवे दुनिया में फंसे पड़े हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। शक्तियाँ हैं जो देखिए दुनिया का नक्शा बदलना चाहती हैं, दुनिया का भौगोलिक नक्शा बदलना चाहती हैं, ना सिर्फ भौगोलिक नक्शा बदलना चाहती है, उनका प्रयास है कि दुनिया का चरित्र और जो आकांक्षाएं हैं सभी बदल डाली जाए एक साथ। तो जब ऐसा एक मंथन का समय आ रहा है दुनिया में, जब कई तरह की आवाज़ें निकल रही हैं और ये सब परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, इसी तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में उथल पुथल तो होनी ही है और उथल पुथल संभावित ही है। जी। उथल पुथल सीमाओं के बीच रहे, उसके
और घातक परिणाम ना हो। भारत का G20 में भी यही प्रयास है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कहीं तो ये मामला सिलसिला थमे। जी, यहाँ पे एक बहुत चर्चा प्रेस में भी और तमाम जगहों पे रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव की रही। आपकी उनसे बहुत दिलचस्प बात हुई और उन्होंने आपसे ही ये तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत आक्रामक दिखे वो। उन्होंने रूस का नज़रिया दुनिया के सामने इस प्लेटफॉर्म से रखा कि कैसे जो यूक्रेन में तमाम तकलीफ़ परेशानी या दुनिया जो इस मुसीबत को अब झेल रही है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, वो रशिया की वजह से नहीं है। कैसे रूस लगातार चेतावनी दे रहा था कि पश्चिम जो है वो उसे मजबूर ना करे, लेकिन पश्चिम ने मजबूर किया और ये रूस की कोई गलती नहीं है। तो इस बात को उन्होंने बहुत मजबूती से रखा, आक्रामक तरीके से रखा। वहाँ पर सवालों के तमाम जवाब उन्होंने दिए या कुछ ऐसे सवाल भी थे जिससे वो बचते रहे? देखिए, रायसीना में जैसा मैं पहले कहा कि हमने किसी की आवाज़ रोकी नहीं। अगर आप एक तरफ लावरोव की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उससे सवेरे का सेशन था वो था क्वाड स्क्वाड जी, जो चौकड़ी बनी है क्वाड देशों की कुछ सालों में। देखिए, अभी तक रायसीना में बड़ी चीज़ है कि सिर्फ क्वाड के जो एडमिरल्स थे आकर के बात करते थे, नेवल फोर्सेस आकर के बात करते और हर साल आप उनकी चर्चाएं सुनते रहते थे कि क्वाड एक मैरीटाइम डोमेन में कहाँ कहाँ जा रहा है। ये पहली बार है कि चारों क्वाड देश के फॉरेन मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके, और कुछ साल पहले बड़ी झिझक होती थी इन लोगों में कि आपस में एक साथ बैठ करके दुनिया के सामने क्वाड का नज़रिया रखें जी। इस बार रायसीना में सबसे पहले वो सामने आया कि हाँ, क्वाड एक शक्ति है, क्वाड एक ताकत है। और क्वाड किस तरह की ताकत है ये भी बहुत स्पष्ट किया उन्होंने। हमारे बल्कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने तो बहुत कहा कि क्वाड क्या है, क्वाड तो बीटल्स की तरह हैं और साथ गाना गाएंगे। और जापान के विदेश मंत्री ने उसी पर चुटकी ली कि वो इतने सशक्त हैं कि साथ भी गा सकते हैं, अकेले भी गा सकते हैं, अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं और किस तरीके से एक प्रयास कर रहे हैं कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो नियम हैं उनका सुविधा अनुसार पालन। हम कैसे ऐसी दुनिया बनाएं। देखिए, हर शक्ति से गलती हुई है। आपने लावरोव की बात की, लावरोव ने कुछ चीज़ें कही। उन्होंने ये कहा कि सब देश गलती करते आए हैं, सुविधा अनुसार उन्होंने अपने अपने नियमों का पालन किया है। जहाँ तक सॉवरेंटी का सवाल है, दूसरे देशों पर आक्रमण का सवाल है, उनका कहना यही था कि जब हम करते हैं तब आप हमको बोलते हो, लेकिन दूसरा जब करता है उसको आप लोग नहीं करते। तो लावरोव ने यही कहने का प्रयास किया। लेकिन जो मुख्य प्रश्न लावरोव से था, ये तो नहीं है कि सब चोरी करेंगे तो मैं भी चोरी करूँगा। और अगर अमेरिका ने यूनिलैटरल एक्शन लिए, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो इराक में हो, उनके परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। नुकसान किसको हुआ? आज अगर शक्ति किसी की कम हुई है, किसकी हुई है? अमेरिका की हुई है। तो ये यूनिलैटरल एक्शन से कोई फ़ायदा ना अमेरिका को ना किसी को हुआ। 20 साल बर्बाद किए अफगानिस्तान में जी। और उसके बाद उसको पीछे हटना पड़ा। रूस खुद, और प्रश्न उनसे स्पष्ट पूछा गया था कि रूस खुद अफगानिस्तान में फंस चुका था। तो यूरोप में चलिए जो भी झगड़े आपके हैं, पर ये जितने भी आपके विवाद हैं, चाहे वो मिन्स्क एग्रीमेंट के ऊपर चल रहा हो, चाहे वो यूक्रेन में जो आपके जातीय समस्या है, रूसी और यूक्रेनियों के अस्तित्व का सवाल है, उसकी आप बात उठाते हैं, इनका समाधान बमों के ज़रिए नहीं हो सकता है। और जो प्रयास किया जा रहा है, जो अमेरिका ने प्रयास किया, चाहे उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, आप कह दीजिए ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, आप उसको नाम दे दीजिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, या उसको युद्ध बोल दीजिए, आप नाम कुछ भी दे दीजिए, नाम पर झगड़ा नहीं है। लेकिन आप किसी भी देश के दिलो दिमाग पर अगर कब्जा करना चाहते हैं, अगर उनका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो वो उन पर बम बरसा के तो नहीं समझाई जा सकती है। तो प्रश्न बड़ा स्पष्ट था कि भारत, हम भी रहते हैं, हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं, हमारा देश ऐसी जगह स्थित है जहाँ हमारे नेबर्स भी हैं। वो किससे दोस्ती करेंगे? अब हमारा कंट्रोल उन पर तो है नहीं, उनके अपने परसेप्शंस हैं, पर उसको लेकर के हम उनसे युद्ध तो नहीं लड़ते। ऐसा तो नहीं कि फौज भेज करके उन पर हमला करना शुरू कर देंगे कि तुम्हारे मुझे दोस्त पसंद नहीं है। तो चीन के सवाल पे वो उन्होंने कोई जवाब स्पष्ट दिया नहीं। वो देखिए, वो उनको जो कहना था, जो चीज़, जो भड़ास वो पश्चिमी देशों पर बाहर जाकर के नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने यहाँ निकाली। जो उनके जो ग्रीवांसेस थे उन्होंने सारे सामने रख दिए, लेकिन वो ग्रीवांसेस नहीं हैं। और जैसा मैंने कहा कि वास्तव में आपस में दोनों पक्षों के बीच में बातचीत दुनिया में संभव नहीं हो रही है।
तो रायसीना कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहाँ पर दोनों पक्षों ने अलग अलग उसी ग्लोबल ऑडियंस के सामने अपनी अपनी बातें एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी अपनी बातें रखी। जी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मैं कहूँगा कि रायसीना डायलॉग की ये ज़रूर अपने आप में एक कामयाबी है, एक सफलता है, पर उन दोनों ने जो अपनी अपनी बात रखी उसमें कहीं कोई ये गुंजाइश दिखती है कि एक दूसरे की बात को वो कुछ समझ रहे हैं। जितना आक्रामक रूस नज़र आया, उन्होंने अपनी बात रखी, और जैसा आपने सही कहा कि अगर किसी ने कोई गलती की, इसका मतलब नहीं आप भी वही गलती दोहराए हैं। दो गलत एक सही नहीं बनाता, पर रूस ये मानने को तैयार नहीं। रूस ने कहा कि लोग दुनिया शांति, जब अफगानिस्तान हो रहा था, लिबिया हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये जंग जो है वो हर चीज़ जो रशियन है यूक्रेन में उसके खिलाफ है। तो दिखता है कि कहीं कोई संवाद हो, आगे भी ये कोई रास्ता निकल नहीं रहा है अमेरिका रूस के बीच। कहना ये कि संवाद हो रहा था, संवाद रुक गया शुरू के दिनों में, ये भी लैवरोव ने कहा। तो वापस अंततः देखिए, और मेरे ख्याल से रूस को भी ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि लड़ाई ये कितने साल चलेगी और किसको नुकसान होगा। जी, अंततः युद्ध का कोई ना कोई एक एंड गेम तो होना है। वो क्या एंड गेम है? और दोनों पक्षों को, अगर अमेरिका ये सोचता है कि रूस की शक्ति बिल्कुल ख़त्म करने पर अपने आप एंड गेम हो जाएगा, तो वो भी गलती कर रहा है। और अगर रूस ये सोचता है कि वो यूक्रेन पर कब्जा कर ले, आज तो संभावना है ही नहीं। और यूक्रेन में जो आज आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग आए हैं, देखिए जितनी बमबारी रूस करता है, उतनी ही शक्ति से वहाँ के लोग, हर जगह ऐसा होता है। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन में भी यही हुआ था। हिटलर ने खूब बमबारी की, लंदन तहस नहस करने की कोशिश की, लोग डर के कब्जा हो जाएगा, उल्टा हुआ। देश का जो एक पेट्रियोटिज्म, नई शक्ति पैदा हुई, सब लोग साथ जुड़े और अंततः उन्होंने हिटलर को बाहर भगा दिया। तो यही युद्ध का अंत यही होता है। और हमने देखा, चाहे वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, जो अग्रेसर देश है उसको वहाँ से अंततः छोड़ के भागना पड़ा है। आप किसी देश पर ऐसे कब्जा नहीं कर सकते। तो किसी के भी पक्ष में या किसी के भी हित में नहीं है कि ये युद्ध चले। और भारत बार बार यही कहता रहा है, जो प्रयास भारत का है वो यही रहा है कि देखिए ये तो मीनिंगलेस वॉर है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सोल्यूशन तो आपको बैठ करके निकालना पड़ेगा। आप किस दिन बैठोगे, कैसे बैठोगे, किस दिन आप सोचोगे कि बात करके हल निकाला जाए, बहुत लड़ाई हो गई, वो दिन कब आएगा? और ये कौन तय करेगा? कितनी तबाही लोग झेलेंगे? कितनी तबाही लोग झेलेंगे उसके पहले कि आप ये तय करें कि अब आपको बातचीत करनी है, अब बड़े टेक बातचीत करनी है जी। बातचीत के अलावा युद्ध का समाधान नहीं है। जी जी, तो ये शर्त है कि दोनों देश और बड़े देश जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो समझें इस बात को। एक और मल्टीलैटरलिज्म पे मैं आपसे सवाल समझना चाहती हूँ कि यहाँ पे मीनाक्षी लेखी ने भी चर्चा की कि भारत कैसे एक बहुत ही यूनिक स्थिति में है जहाँ वो तमाम अनिश्चितताओं के बीच का एक पुल बन सकता है, अ ब्रिज बिटवीन ऑल दी अनसर्टेनिटीज़। और जो मल्टीलैटरलिज्म है उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा शक्ल में है वो नाकाम रहा है। तो उसके बारे में क्या मुख्य बातें रहीं या किस तरह के सुझाव रहे, और भारत का रोल, और भारत कैसे यूनिकली प्लेस्ड है इसमें रिफॉर्म लाने के लिए और एक पुल का काम करने के लिए? देखिए, सब मान रहे हैं जो आज की स्थिति है कि मल्टीलैटरलिज्म घायल पड़ा हुआ है, और जो युद्ध चल रहा है, जो ऑल आउट वॉर हो रहा है, उसमें कई प्रकार से घायल हो चुका है और आने वाले समय में और भी घायल होगा। तो मल्टीलैटरलिज्म अगर सर्वाइव करना है तो जो बड़ी ताकतें हैं जो आज युद्ध में रत हैं, उनके चलते मल्टीलैटरलिज्म रिवाइव नहीं होगा। और किन देशों का हित है मल्टीलैटरलिज्म में? छोटे देशों का। क्योंकि अगर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, वास्तव में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का किसी को ज़रूरत है, वो कमज़ोर देशों को है, मजबूत देशों को नहीं है जी। उनकी तो ज़रूरत है कि मजबूत देशों को कैसे रोका जाए कि वो अपनी सुविधा अनुसार हर नियम का अपना इंटरप्रिटेशन अपना समय आते कर ले, और यही होता आ रहा है। तो ऐसा रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं चल सकता है। तो ये जो पुश है कि एक नए रूल्स बेस्ड ऑर्डर का कैसे निर्माण किया जाए, वो आएगा मिडिल पावर से, जो बीच की शक्तियाँ। उनमें भारत की स्थिति यूनिक है। भारत की स्थिति यूनिक इसलिए है क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ आज आप रायसीना डायलॉग कर सकते हैं, जहाँ आप इन सबको बुला करके बात कर सकते हैं। तो जो रायसीना डायलॉग है उससे स्पष्ट हुआ गया कि भारत ही अकेला देश है जहाँ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। जहाँ आपने देखा कि इटली की प्रधानमंत्री जो हैं वो आईं और उन्होंने एक कनेक्शन की बात की। कहाँ? इटली और भारत के बीच में एक प्रायद्वीपीय कनेक्शन, पेनिनसुलर नेशंस के बीच में कनेक्शन, जिनकी एक अलग
जिनका भूगोल अलग है, जिनका भूगोल अलग होने की वजह से वहाँ के लोगों का नज़रिया अलग है, जो एक तरीके से फिर से आप अगर भूगोल को देखें तो पेनिनसुलर कंट्रीज़ वही हैं जिनमें लोगों का समुद्री रास्ते से आना जाना लगा रहता है। वो महाद्वीप और आइलैंड्स के और जो द्वीप हैं उनके बीच की जगह है। तो ऐसी जगह में जहाँ लोगों का मंथन होता है, मिलना होता है, तरह तरह के लोग आते हैं, ऐसे में ही वास्तव में सिविलाइजेशंस डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं, पनपती हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। जी। और वही उन्होंने बात की, देखिए कि वहाँ पे लक्ष्मी पोम्पई में मिली। ग्लोबलाइजेशन देखिए सदियों पुराना है, 3री 4थी सदी है ईसा के पूर्व की, तब से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। ये तो हमारा ग्लोबलाइजेशन 20 साल चला, उसके बाद बंद हो गया, इसका इंजन बंद हो गया, ना ड्राइवर है ना इंजन है, चलना बंद हो गया। लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन तो कई 100 हज़ारों साल तक चला। और वास्तव में जो ये सिविलाइजेशंस हैं वही जड़ हैं इस ग्लोबलाइजेशन की। इसलिए भारत और ऐसे देश इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये नए नवेले देश इसका कुछ नहीं कर सकते। भारत जो शक्तियाँ हैं, बिल्कुल भारत की बल्कि वो एक यूनिक स्थिति है जहाँ पर जो एक पुल का काम कर सकता है एक ऐसे समय में जहाँ पर दरारें बढ़ी हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच में, और इस अनिश्चितता के बीच में एक पुल का काम करना, ये शायद सबसे बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आपका, और इतना ही समय है इस वक्त हमारे पास। राइसना के जितने भी कॉन्वर्सेशंस हैं, जो वार्तालाप हैं जी, वो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। और आप इसके नीचे जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे क्लिक करेंगे तो जिन जिन चीज़ों की हमने बात की और उसके अलावा बहुत सारी जो चर्चाएं हुई हैं उनकी आप सीधे उनको सीधे सुन सकते हैं। और ORF के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ज़रूर कीजिए, और वहाँ पे ये तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत आप वहाँ एक बार फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं।